नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे विक्षेपण और स्वांगीकरण की प्रक्रियाओं के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है भोजन के पाचन और भोजन के अवशोषण के बारे में। पचित भोजन का पाचन कैसे होता है, मुंह में पाचन कैसे होता है, आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है और छोटी आंत के विभिन्न भागों में भोजन का पाचन कैसे होता है। पाचन के पश्चात जो पचित भोज्य पदार्थ है उनका अवशोषण कैसे होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं और इनके लिए अलग अलग क्लासें मैंने अपलोड कर रखी है। वो क्लासें आप बायोलॉजी की प्लेलिस्ट दे रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे विक्षेपण और स्वांगीकरण की प्रक्रिया। तो विक्षेपण और स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या होती है इसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें विक्षेपण की। किसकी बात करें? विक्षेपण की। तो विक्षेपण क्या होता है उसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्वांगीकरण के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ता है विक्षेपण के बारे में। किसके बारे में? विक्षेपण के बारे में। तो ध्यान रखना है विक्षेपण की जो प्रक्रिया है इसका जो संबंध है वो आपके बड़ी आंत से है। किससे है? इसका संबंध किससे है? बड़ी आंत से होता है। ध्यान रखना है ना, किससे होता है? बड़ी आंत से, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है। तो अपन शुरुआत इसी बड़ी आंत से करते हैं। किससे करते हैं? बड़ी आंत से। तो बड़ी जो आंत होती है ना, बड़ी आंत जो होती है, इस बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है बड़ी आंत का उसको हम बोलते हैं अंधनाल। क्या बोलते हैं? अंधनाल, या इसको अधांतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधांतर। क्या बोलते हैं? अधांतर भी बोला जाता है। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में इसको बोला जाता है सिक्कम बोला जाता है। आगे बात सुनो। दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं वृदांतर। वृदांतर बोल दो या वृदांतर बोल दो, एक ही बात है। वृदांतर, और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है आपके कॉलन। क्या बोला जाता है? कॉलन, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? कॉलन बोला जाता है। और बड़ी आंत का जो तीसरा भाग है जिसको अपन कहते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय। और इसको बोला जाता है रेक्टम। इसको क्या बोला जाता है? रेक्टम बोला जाता है। अब एक विशेष जानकारी मैं आपको बताऊं, और वो विशेष जानकारी क्या है? विशेष जानकारी ये है कि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो छोटी आंत से कम होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो छोटी आंत से क्या होती है? कम। लंबाई जो होती है वो छोटी आंत से क्या होती है? कम। छोटी आंत से कम, फिर भी इसको बड़ी आंत कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो व्यास होता है, ये व्यास अधिक होता है। व्यास क्या होता है इसका? अधिक। व्यास का मतलब है कि ये मोटाई में ज्यादा होती है। अरे एक तो अपन जैसे बात करें एक पतला पाइप और एक चौड़ा पाइप, तो ये चौड़े पाइप की तरह होती है। लंबाई कम होती है लेकिन इसका जो व्यास है वो ज्यादा होता है, मतलब ये बड़े पाइप की तरह होती है। और जो छोटी आंत होती है वो पतले पाइप की तरह होती है। आगे बात सुनो, वहां आप डायग्राम में आप देख सकते हो, डायग्राम में जो बड़ी आंत है वो एक बड़े पाइप के रूप में चारों ओर से दर्शाई गई है, और उसके बीच के अंदर एक पतली नलिकानुमा कुंडलित भाग है ना, क्योंकि वो लंबी होती है ना। आहार नाल का सबसे भाग है लंबा, तो वो है आपके छोटी आंत, इसलिए वो कुंडलित रहती है। और उसके चारों ओर ऊपर क्या है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत है वो चौड़े व्यास वाली नली होती है, ठीक है। और छोटी आंत है वो उसका व्यास जो होता है वो कम होता है, और लेकिन लंबाई उसकी है वो ज्यादा होती है। आगे बात समझ में। अब छोटी आंत का लास्ट वाला भाग ही क्या होता है? शुद्रांतर होता है। छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है उसकी अपन बात करें छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत के भी 3 भाग मैंने आपको बताए थे। पहला भाग क्या बताया था? पहला भाग बताया था ग्रहणी। क्या बताया था? ग्रहणी। दूसरा भाग अग्र शुद्रांतर। क्या बताया था? अग्र शुद्रांतर, ठीक है। और तीसरा बताया था आपको शुद्रांतर। क्या बताया था? शुद्रांतर, ठीक है। अंग्रेजी में ग्रहणी को ड्यूडिनम बोलते हैं, इसको जेजुनम बोलते हैं, और इसको इलियम बोला जाता है, ठीक है। तो इसका छोटी आंत का जो लास्ट भाग है वो बड़ी आंत के पहले भाग से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। क्या रहता है? पहले भाग से जुड़ा रहता है। तो अंधनाल, अधांतर या सिक्कम है वो इससे जुड़ा रहता है। तो अब अपन इन तीनों भागों के बारे में देखते हैं, क्योंकि इन तीनों ही भागों में विक्षेपण
के लिए जो मल है इनका निर्माण होता है। कैसे होता है, इन भागों का क्या क्या कार्य है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया बहिक्षेपण की जो क्रिया है वो बड़ी आंत से संबंधित है। तो बड़ी आंत में ये कार्य कैसे होता है उसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अंधनाल या सिक्कम की बात करते हैं। अंधनाल की बात करें अपन, अंधनाल या सिक्कम, है ना, अंधनाल या सिक्कम। तो अंधनाल या जो सिक्कम होता है वो क्या है, बड़ी आंत का पहला भाग है। बड़ी आंत का क्या है, प्रथम भाग है। बड़ी आंत का क्या होता है, बड़ी आंत का प्रथम भाग होता है, प्रथम भाग होता है। छोटी आंत का जो तीसरा भाग है शुद्रांत्र उससे जुड़ा रहता है। छोटी आंत के अंतिम भाग, छोटी आंत के अंतिम भाग जिसको क्या कहते हैं, अंतिम भाग शुद्रांतर, अंतिम भाग शुद्रांतर से जुड़ा होता है। शुद्रांतर से क्या होता है, जुड़ा होता है। आई बात समझ में। और यहां पर जो है वो नाम मात्र का अवशोषण होता है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था कि भोजन का जो पूर्ण अवशोषण और पाचन है, पूर्ण पाचन वह जो अवशोषण है भोजन का वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ये पहले भी बता चुका हूं, आगे बात समझ में, छोटी आंत में होता है। ठीक है, यह नाम मात्र का अवशोषण होगा, है ना, नाम मात्र का अवशोषण, नाम मात्र का अवशोषण होगा। तो इसके बारे में आपको इतना सा ध्यान में रखना है। अब जो भोजन है वो किस में जाएगा, अंधनाल या सिक्कम के बाद में किस में जाएगा, वृद्धांत्र में जाएगा। किस में जाएगा, वृद्धांत्र में जाएगा। किस में जाएगा, वृद्धांत्र में जाएगा, जो कि बड़ी आंत का क्या है, दूसरा भाग है। बड़ी आंत का दूसरा वह मध्य का भाग है। मध्य का खंड बोल दो या भाग बोल दो, मध्य का भाग होता है। अब यहां पर क्या होता है, इस वृद्धांत्र में क्या होता है, अनेक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनेक बैक्टीरिया होते हैं यहां पर। ठीक है, अनेक बैक्टीरिया होते हैं जो आपके क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित जो सेल्यूलोज है उसका पाचन करते हैं। जो किसका पाचन करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। कौन, बैक्टीरिया। अब आप कहोगे कि सेल्यूलोज तो पादपू में होता है, या हमारे सेल्यूलोज कहां से आ गया। अरे हम भोजन करते हैं तो भोजन क्या है, पादपू का ही तो भाग है। हम फल खाते हैं, बीज खाते हैं, अनाज खाते हैं, जो भी पादपू के भाग है। तो पादपू का कोई सा भी भाग हो उसमें कोशिकाएं होगी, और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये बता दिया था कोशिका वाले पॉइंट में, है ना। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाना, कोशिका और कोशिका अंगों के बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूं। वहां पे आप पढ़ोगे कि पादप कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो उसका पाचन इन बैक्टीरियाओं के द्वारा किया जाता है। और ये बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं, वृद्धांत्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाता है, वृद्धांत्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, वृद्धांत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें वृद्धांत्र की, तो यहां पर जल, कुछ खनिजों एवं औषधियों का क्या होता है, अवशोषण होता है। एवं औषधियों का भी क्या होता है, का अवशोषण किया जाता है। आई बात समझ में। और शेष जो अपचित पदार्थ है उसका मल के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो अंत में जो भोजन, जो अपचित भोजन है उसका मल का निर्माण कर दिया जाता है। मल का निर्माण है वो कहाँ होता है, वृद्धांत्र में होता है। कहाँ होता है, वृद्धांत्र में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बड़ी आंत का दूसरा भाग, मध्य का भाग, अनेक बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करता है। और जल, कुछ खनिजों एवं औषधियों का अवशोषण वृद्धांत्र में होता है। कुछ औषधियों का अवशोषण आमाशय में भी होता है, मैंने बताया। जल का अवशोषण है वो अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र में भी होता है। ठीक है, और खनिजों का अवशोषण हो जाता है शुद्रांत्र में। कहाँ हो जाता है, शुद्रांत्र में हो जाता है। यहाँ पर मल का निर्माण और होता है। किसका निर्माण होता है, मल का निर्माण होता है। अब ये जो मल है वो आगे, पहला भाग हो गया बड़ी आंत का, अंधनाल या सिक्कम। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, वृद्धांतर। क्या हो गया, वृद्धांतर या कोलन। क्या हो गया, कोलन।
अब ये जो मल है, जो मल बना है, ये मल आगे जाएगा मलाशय में, जो कि बड़ी आंत का तीसरा भाग है। बड़ी आंत का तीसरा भाग है, तो मलाशय में जाता। तो मलाशय में क्या होता है देखते हैं। बड़ी आंत का जो तीसरा भाग होता है वो है आपके मलाशय। क्या है? मलाशय, या जिसको अपन बोलते हैं रेक्टम। मलाशय या रेक्टम, मलाशय या रेक्टम। तो ये तीसरा भाग होता है। बड़ी आंत का कौन सा भाग है? बड़ी आंत का तीसरा भाग। कौन सा? तीसरा भाग, थर्ड भाग होता है ये। कौन सा भाग होता है? थर्ड भाग होता है। और इसका जो अंतिम खंड है, अंतिम भाग नीचे का अंतिम भाग गुद्दा कहलाता है। क्या कहलाता है? गुद्दा कहलाता है। और गुद्दा किस में खुलता है? गुद्दा द्वार में। गुद्दा कहलाता है। गुद्दा द्वार में खुलता है, या गुद्दा द्वारा बाहर खुलता है। कहाँ खुलता है? बाहर खुलता है। अब यहाँ पे ये जो मलाशय होता है, इस मलाशय के अंदर दो स्वर्णीय पेशियां पाई जाती है। दो अंत्य और बहिस्वर्णीय पेशियां, दो अंत्य व बहिस्वर्णीय पेशियां पाई जाती है। कौन सी? बहिस्वर्णीय पेशियां पाई जाती है। इन पेशियों की गति के द्वारा मल को बाहर त्याग दिया जाता है, जो कि एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना। प्रतिवर्ती क्रिया होती है मल विसर्जन की प्रक्रिया, है ना। मल विसर्जन कहो या क्या कहो, अभी बताए। बहिक्षेपण। मल विसर्जन को अपन क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। तो मल विसर्जन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहिक्षेपण कहा जाता है, जो कि एक प्रतिवर्ती क्रिया है। इसका नियंत्रण किया जाता है अंत्य व बहिस्वर्णीय पेशियों द्वारा। ये पेशियां पाई जाती है मलाशय में। ठीक है, मलाशय है वो आपके बड़ी आंत का तीसरा और अंतिम भाग है। और इसका जो अंतिम भाग है वो गुद्दा कहलाता है। गुद्दा द्वार द्वारा बाहर खुलता है। तो इस प्रकार से मल विसर्जन की क्रिया, या जिसको अपन बोलते हैं बहिक्षेपण, क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण की प्रक्रिया वो कंप्लीट होती है। आगे बात समझ में? तो अब इस चीज को अपन क्या करें, एक बार नोट्स के रूप में फटाफट लिख लेते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे भोजन का स्वांगीकरण। भोजन का स्वांगीकरण उसके बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो देखते हैं बहिक्षेपण की प्रक्रिया। देखो, अपचित भोजन है ना, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहता है? बहिक्षेपण, या क्या कहते हैं? मल विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? मल विसर्जन कहते हैं। आगे देखो, पाचन एवं अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन छोटी आंत, है ना, किससे? छोटी आंत, मतलब छोटी आंत का लास्ट भाग कौन सा? शुद्रांत्र। शुद्रांत्र से बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है, बड़ी आंत के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग होता है अंधनाल। पहला भाग क्या होता है? अंधनाल या अधांतर या सिक्कम। दूसरा भाग होता है वृद्धांतर या कोलन। और तीसरा भाग होता है मलाशय या रेक्टम। अब इन तीनों भागों में भोजन जब गुजरता है, पहले शुद्रांतर से किस में आएगा? पहला भाग कौन सा? बड़ी आंत का अंधनाल, इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। समझ चुके अपन सारी चीजें? एक बार वापस और देखते हैं। ठीक है, आगे देखो। ओके, तो पहला भाग अपन देखते हैं अधांतर या सिक्कम, ठीक है, या अंधनाल। तो यह बड़ी आंत का प्रथम भाग है, जो छोटी आंत के अंतिम भाग शुद्रांतर है ना, शुद्रांतर से जुड़ा होता है। इसमें नाम मात्र का अवशोषण होता है, बिल्कुल नाम मात्र का अवशोषण होता है। आगे फिर अंधनाल या सिक्कम से भोजन जाता है वृद्धांतर या कोलन में। किसमें जाएगा? वृद्धांतर या कोलन में। तो ये क्या होती है? देखो, इसमें अनेक जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज, किसका? सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। आगे देखो, वृद्धांतर में कुछ खनिजों, औषधियों एवं जल का अवशोषण होता है। ठीक है, आगे अपचित पदार्थों को यहाँ का मतलब क्या है? वृद्धांतर। यहाँ का मतलब क्या है? वृद्धांतर। यहाँ मल के रूप में बदल दिया जाता है। तो मल का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है वृद्धांतर में होता है। कहाँ होता है? वृद्धांतर में होता है। आगे देखते हैं अगला तीसरा और अंतिम भाग बड़ी आंत का। बात करें मलाशय की, तो मलाशय या रेक्टम क्या है? देखो, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। बड़ी आंत का क्या है? ये अंतिम भाग है।
अपचित अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय में क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। मतलब अपचित अपशिष्ट पदार्थ जिसको अपन क्या बोलते हैं, मल बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मल, है ना। तो मल का जो संग्रहण है वो कहाँ किया जाता है, मलाशय में किया जाता है। और मल का निर्माण कहाँ होता है, बृहदान्त्र में। मल का निर्माण कहाँ होता है, बृहदान्त्र में। मल का संग्रहण कहाँ होता है, मलाशय में किया जाता है। किसमें किया जाता है, मलाशय में किया जाता है। आगे देखो, आगे क्या है, मलाशय का अंतिम भाग गुद्दा कहलाता है। मलाशय जो है, रेक्टम जो है, रेक्टम का अंतिम भाग क्या कहलाता है, गुद्दा कहलाता है। जो गुद्दा द्वार द्वारा बाहर खुलता है। आगे देखो, गुद्दा में स्थित बही एवं अंतःस्वर्णी पेशियों द्वारा मल त्याग, है ना। गुद्दा में दो प्रकार की पेशी होती है जिनका नाम क्या है, बही और अंतःस्वर्णी पेशियां। उनके द्वारा मल त्याग को अपन क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण या मल विसर्जन प्रक्रिया का नियंत्रण किया जाता है, जो कि एक प्रतिवर्ती क्रिया है। कैसी क्रिया है, प्रतिवर्ती। तो कई बार सवाल आता है, मल विसर्जन किस प्रकार की क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है। मल का निर्माण आहार नाल के किस भाग में होता है, बृहदान्त्र में होता है। मलाशय मत कर देना, मलाशय में मल का संग्रहण होता है, मलाशय में मल का संग्रहण होता है, और आपके बृहदान्त्र में मल का निर्माण होता है। जैसे वही बात मैंने बताया था, यकृत वाला, यकृत, पित्त रस कहाँ बनता है, पित्त रस यकृत में बनता है, न कि पित्ताशय में। पित्ताशय में पित्त रस का क्या होता है, संग्रहण होता है, और पित्त रस बनता कहाँ है, यकृत में बनता है। ऐसे ही आपके मलाशय में मल का संग्रहण होता है, जबकि मल बनता है बृहदान्त्र में। कहाँ बनता है, बृहदान्त्र में। अब अपन देखते हैं भोजन का स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या, उसको अपन देखते हैं। तो स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या, इसको अपन देखते हैं। स्वांगीकरण क्या है, स्वांगीकरण। तो पाचन के पश्चात भोजन कहाँ जाता है, पाचन की प्रक्रिया के बाद भोजन का क्या होता है भाई, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। और अवशोषण के द्वारा वो कहाँ पहुंच जाता है, रक्त या लसिका में। कहाँ पहुंच जाता है, रक्त या लसिका में पहुंच जाता है। रक्त के जैसा ही होता है लसिका। कभी रक्त और लसिका पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र, तो वहां बताऊंगा रक्त और लसिका में अंतर क्या है। तो रक्त पचित भोजन है, वो अवशोषण के पश्चात रक्त या लसिका में पहुंच जाता है। ये रक्त या जो लसिकाएं होती है वो भोजन को कहां तक ले जाती है, कोशिकाओं में। कहां तक ले जाएगी, कोशिकाओं में ले जाएगी। कहां ले जाएगी, कोशिकाओं में ले जाएगी। अब आगे का जो प्रोसेस है वो कोशिकाओं के अंदर होता है। किसमें होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है। तो होता क्या है कोशिकाओं के अंदर, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं में भोजन पहुंचने के पश्चात उससे एटीपी का निर्माण कर लिया जाता है। एक तो क्या होता है, एटीपी का निर्माण कर लिया जाता है। एटीपी का मतलब क्या, ऊर्जा, क्योंकि इसी ऊर्जा से समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। जीवों को जीवित रहने के लिए जैविक क्रियाएं करनी पड़ती है, और जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भाई कोई सा भी काम है, किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चाहे सजीव हो चाहे कोई मशीन हो, मशीन से भी आप काम करवाओगे तो ऊर्जा वगैरह वो भी नहीं करेगी, उसमें भी डीजल पेट्रोल वगैरह कुछ भी ईंधन डालना पड़ेगा, है ना। तो ऊर्जा के बगैर कोई काम नहीं करता, फोकट में कोई काम नहीं करता। ठीक है, आगे बात सुने। तो यहाँ पर हमारे शरीर की क्रियाओं को करने के लिए वृद्धि, विकास, जनन, शोषण, उत्सर्जन वगैरह इत्यादि क्रियाओं को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की। इस ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, पता है। तो कोशिकाओं में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज से क्या बना ली जाती है, एटीपी बना ली जाती है। इसके अलावा जो अन्य पदार्थ होते हैं, है ना, अन्य पदार्थों से नए पदार्थ बना लिए जाते हैं। क्या बना लिए जाते हैं, नए पदार्थ बना लिए जाते हैं। पाचन के पश्चात जो अमीनो अम्ल वगैरह आता है, ठीक है, तो नए पदार्थ कौन कौन से बनते हैं, अमीनो अम्लों से तो क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाएगा। ग्लूकोज वगैरह, फ्रुक्टोज वगैरह जो होता है, इनसे क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा किसका, वसा का निर्माण हो जाएगा, बताया था, वसीय अम्ल और गिल्सरोल से वसा का निर्माण हो जाएगा। पुनः कोशिकाओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये नए पदार्थ बना लिए जाते हैं। इन्हीं का पाचन होता है और वापस इन्हीं को बनाया जाता है, लेकिन वो अलग प्रकार के बनते हैं। जंतु में वसाएं अलग होती है, फिर हमारे अंदर की वसा अलग होती है, तो इनके अलग अलग प्रकार वो बना लिए जाते हैं। तो दो तो काम हो गए, ये हो गए। आगे बात समझ में, एक तो क्या हो गया, एटीपी का निर्माण,
और एक हो गया आपके नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वांगीकरण के नाम से जानी जाती है ना। भोजन का स्वांगीकरण इसी को कहा जाता है ना। भोजन का स्वांगीकरण में यही प्रक्रिया अपने को पढ़नी पड़ती है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब यदि अपन बात करें तो अतिरिक्त जो भोज्य पदार्थ होता है, अतिरिक्त भोजन है ना, सारा जो भोजन लिया वो एक साथ तो काम में आएगा नहीं। सारा भोजन है वो एक साथ काम में नहीं आता है। उस भोजन को संग्रहित कर लिया जाता है ना, ग्लूकोज में बदलकर। जो शेष जो ग्लूकोज होती है उस ग्लूकोज को किस में बदल दिया जाता है? ग्लाइकोजन में, है ना। ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ध्यान रखना, जंतुओं में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और पादपों में स्टार्च या मंड के रूप में। पादपों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? स्टार्च या मंड के रूप में। जबकि जंतुओं में जो भोजन है उसका जो संग्रहण है वो ग्लाइकोजन के रूप में कर लिया जाता है। तो ग्लाइकोजन किससे बनाया जाता है? जो स्वांगीकरण के पश्चात जो शेष जो भोजन बचता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लिया जाता है? संग्रहित कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया यकृत कोशिकाओं में होती है। कहाँ होती है? ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया आपके कहाँ होती है? यकृत में होती है। यकृत की कोशिकाओं में होती है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से भोजन का संग्रह कर लिया जाता है और जब जब आवश्यकता होती है इस ग्लाइकोजन से वापस क्या बना ली जाती है? ग्लूकोज बना ली जाती है और उसका ऊर्जा उत्पादन में, एटीपी उत्पादन में उपयोग करते रहते हैं। तो यहां से कई बार सवाल आया हुआ है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया कहां होती है? यह प्रक्रिया यकृत में होती है, लीवर में। किस में होती है? लीवर में होती है। ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। और आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन से पुनः क्या बना लिया जाता है? ग्लूकोज बना लिया जाता है। तो अतिरिक्त जो भोजन होता है उसको जंतु कोशिकाएं ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह कर लेती है। ठीक है। और पादपों में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में होता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है स्वांगीकरण। तो इसका एक बार अपन नोट्स देख लेते हैं। स्वांगीकरण क्या है इसको देखें। अवशोषित भोज्य पदार्थों को रक्त व लसिका के माध्यम से, रक्त व लसिका के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, है ना। ये पदार्थ कहां पहुंच जाता है? कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। यहां इनका उपयोग एक तो एटीपी निर्माण में कर लिया जाता है ना। और नए पदार्थों, है ना, किसमें? नए पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के निर्माण, है ना, वसा के निर्माण में कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया भोजन का स्वांगीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया भोजन का स्वांगीकरण कहलाती है। अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, जो कि यकृत कोशिकाओं में संपन्न होती है, मतलब यकृत में होती है। तो इस प्रकार से भोजन का क्या होता है? स्वांगीकरण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना, लाइक करना है और ऑल वाले आइकन को प्रेस करना है या बेल वाला जो आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन या चैनल के पेज पर दिया हुआ है। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।